नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात बिहार की, बात चुनाव आयोग की और बात एसआईआर की। ये एसआईआर पर कोई पहला वीडियो नहीं है, लेकिन आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ऐसा बिंदु है जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी समझ में आया। इसलिए चर्चा करने के लिए मैंने आमंत्रित कर लिया कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी को। एक डाटा चुनाव आयोग ने जारी किया है, उससे डाटा बतावें उसके पहले आपको ये भी बता दें कि जो 24 जून को की शाम जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे कि एसआईआर कहा जा रहा है, के लिए एक विज्ञप्ति जारी हुई थी और ये कहा गया था कि 25 जुलाई तक ये काम चलेगा। 11 दस्तावेज बताए थे चुनाव आयोग ने नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग कहना है, मानना है कि किसी विदेशी को चुनाव सूची में उसका नाम डाल दिया जाए। क्या चाहते हैं विपक्ष के लोग? तो वो नागरिकता की जांच कर रहे थे, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है। वो काम गृह मंत्रालय का है और इस बात को तस्दीक किया है बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं सुनी गई, एक सलाह दी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, वो भी नहीं मानी गई। और अब वो सारी प्रक्रिया पहले चरण की पूरी हो चुकी है। 25 जुलाई बीत चुका, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बीच में एक डाटा आया है कि 22 लाख लोग मर गए। 22 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची में जो था, जिन्हें कि हटाया गया है, वो मृत पाए गए हैं। उनके अपने घर पर वो नहीं पाए गए। पता करने पर यह पता चला कि वो दिवंगत हो चुके हैं। सवाल ये उठता है कि जून 2024 से नवंबर 2024 तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ। जनवरी में 7 या 8 जनवरी को 7 या 8 जनवरी 25 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ। जनवरी से जून और जुलाई के बीच में, यानी कि 6-7 महीने के भीतर 22 लाख लोग मर गए। क्या बिहार में कोई महामारी आई थी? इतने लोग सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल में नहीं मरे बिहार में, जितने इन 6 महीनों में चुनाव आयोग बता रहा है कि मर गए। इस पर मैं त्रिपाठी जी की राय जानना चाहूंगा। देखिए, जो आपने सवाल किया है बेहद जायज़ सवाल है। हर साल जनवरी महीने में प्रकाशन होता है वोटर लिस्ट का, और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव आयोग जिस प्रकार ये बता रहा है कि जनवरी 2025 में जो सूची प्रकाशित हुई, और आज जब जुलाई में वो एक एसआईआर भागम भाग में कर दे रहे हैं, उसके आंकड़े में बता रहे हैं 22 लाख लोग। 6 महीने में अगर 22 लाख लोग मर गए तो आप बताइए पर मंथ कितने लोग मरे? लगभग 4 लाख लोग। 4 लाख लोग, अब उनको गांवों से डिवाइड कर दीजिए। क्या बिहार के जो गांव हैं, हर गांव में 100-150 लोग मर गए? ऐसा संभव नहीं है। ये वैसे ही सवाल खड़ा हो रहा है जैसा महाराष्ट्र के चुनाव में हमारे नेताओं ने सवाल खड़े किए कि अचानक से 6 महीने में लाखों वोटर कैसे बढ़ गए। जो 4.5 साल में जितने वोटर नहीं बढ़े, उससे कम 8 से 10 गुना वोटर 6 महीने में कैसे बढ़े? चुनाव आयोग ना उसका जवाब दे पा रहा है,
ना ही इस बात का जवाब दे रहा है। अब मैं इसकी पृष्ठभूमि में चले जाता हूं। जी। गहन पुनरीक्षण जो होना है, SIR जो है 2003 में हुआ था, इससे पहले भी हाँ। और 3 साल लगे थे। अब उसको 3 साल को समेट दिया 25 दिन में। और जो चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है एज एक संवैधानिक संस्था, उसकी जिम्मेदारी है कि हर नागरिक का वोटर लिस्ट में नाम इनरोल हो और वो इंश्योर करे कि हर नागरिक, मैक्सिमम लोग जाकर वोट करें, बिल्कुल सही उनको कहा। सुविधा दे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग ने इस बार सारी जिम्मेदारी उन नागरिकों, उन मताधिकार वोटरों पे डाल दी कि आप साबित करो कि आप वोटर रहने के योग्य हो। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। लेकिन मैं कहूंगा वैभव जी कि इसको बहुत पॉलिश्ड वे में पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। असल में चुनाव आयोग का काम था कि ज्यादा से ज्यादा कैसे ऐसा क्या किया जाए कि ज्यादा मतदान प्रतिशत में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो। और यहाँ चुनाव आयोग लगा हुआ है कि कितने ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को काट दिया जाए कि मतदान प्रतिशत नीचे आ जाए। एक बयान में हमने, मेरा अपना चिंतन था तो मैंने लिखा था, पहले क्या था कि वोटर सरकार चुनते थे। हाँ। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इस SIR को देख के कम से कम मेरे मन में एक ख्याल आया कि अब सरकार में बैठे लोगों की मनसा है कि वो वोटर चुन रहे हैं कि कौन वोटर लिस्ट में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कहा। अब इस बात को समझिए। दरअसल इसकी शुरुआत मीडिया ने कराई है। जो बार बार एक स्लोगन आता है ना कि पहले अखबार छप करके बिकते थे, अब बिक करके चलते हैं। तो मैं इस पे थोड़ा और पीछे जाता हूँ। देखिए, आज जिस समय में, जिस छोटे टाइम फ्रेम में चुनाव आयोग ने ये कार्यक्रम चलाया, अब पूरा हो गया, उसमें देखा गया वोटर के रूप में जो गरीब किसान, कृषि मजदूर हैं बिहार के, जो पंजाब, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में धान की रोपाई के लिए जाते हैं। मैं आज के डेट में बता रहा हूं कि पिछले 1 महीने से बिहार के बहुत सारे जिलों से हमारे यहाँ गांवों में, क्षेत्र में रोपाई करने के लिए वो मजदूर आए हैं 1 महीने से। जी। उतने में तो वो गए नहीं, ये पूरा SIR हो गया। अब वो बिहार की, अपने गांव की उस वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। हाँ। जब वो नहीं मिले, जब उनके डॉक्यूमेंट, उनसे हमने पूछा कि क्या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है या जो ये 11 सूची में डॉक्यूमेंट है, उन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, वो मजदूरी के लिए यूपी आए हुए हैं, बिहार गए हुए, पंजाब गए हैं, आसाम गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पूरे परिवार का वोट कट जाएगा। कट गया। जो वीडियो दिख रहा है कि भाजपा कि जो जिला की पदाधिकारी महिला, वायरल हुआ वो वीडियो, वो बैठ के जबरदस्ती फार्म भर रही हैं। तो जब भाजपा के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता BLO की जगह काम करेंगे तो वो क्या करेंगे? और देखिए, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। आज़ादी के समय भारत का लोकतंत्र इतना समृद्धशाली है कि जब देश आज़ाद हुआ तो पहले दिन से महिलाओं को भी मताधिकार का स्थान दिया गया, बराबर मताधिकार का अधिकार उनको मिला। जबकि यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, उनके यहाँ लोकतंत्र जब बना, जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, तो लगभग कुछ देशों में 150 साल बाद, कुछ देशों में 100 साल बाद महिलाओं को वोटिंग राइट मिले। उस टाइम जब हमारे नेताओं ने उस टाइम लोकतंत्र में वोटिंग का राइट दे रहे थे कि नहीं, सभी के वोट का समान महत्व होगा, तो ये वही RSS जिनके राजनीतिक दल के लोग आज सत्ता में हैं, वो RSS के लोग कहते थे कि कैसे एक अनपढ़ मजदूर का वोट और एक प्रोफेसर, एक अमीर आदमी के वोट के बराबर हो जाएगा। तो इनकी मनसा वही थी, ये उनकी मनसा थी। ये शुरू से ये चाहते थे कि अमीर और गरीब के वोट का महत्व अलग अलग हो, गरीबों को वोटिंग राइट से वंचित कर दिया जाए। आज जब ये सत्ता में हैं तो उन गरीब मजदूर किसानों को ये वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहते हैं। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं,
मुझे याद आता है जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या किया था। उन्होंने गुजरात की विधानसभा में एक कानून लाया था, विरोध हुआ, बाद में वापस हुआ। उन्होंने कहा जो वोट नहीं करेगा उसको सब चीजों से बेदखल कर दिया जाएगा। ये फांसीवादी सोच है भाजपा और आरएसएस की। अभी आपने कहा कि गुजरात में इस तरह का प्रयोग हुआ था। आज एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालांकि अभी जो भी सूची जारी होगी वो तो 1 अगस्त को जारी होगी, और 1 अगस्त के बाद अभी 1 महीना और लेंगे ये। उसमें कितने लोग अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कर पाएंगे, जिनके पास है ही नहीं है वो जमा करेंगे क्या? 1 महीना नहीं, 1 साल उनको मौका दे दीजिए। उनके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ प्लेस नहीं है, और एक सबसे हंसी आती है, आप पासपोर्ट बनवाते हैं, आधार कार्ड की जरूरत होती है जी। आधार कार्ड मान्य नहीं है, लेकिन आधार कार्ड से जो पासपोर्ट बना वो मान्य मैं है। वहीं आ रहा था कि देखिए, और जो पासपोर्ट सारी चीजों का खुलासा वरिष्ठ पत्रकार देश के अजीत अंजुम ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। बीएलओ क्या कर रहे हैं, चुनाव आरओ क्या कर रहे हैं, एआरओ क्या करने हैं, चुनाव आयोग के जो कर्मचारी लगाए गए हैं उनकी क्या स्थिति है, बिहार के जिन लोगों का नाम जोड़ा जाना है वो सब कुछ तो खुलासा अजीत अंजुम जी ने कर दिया। इसलिए ने उनके ऊपर वो सच दिखाने की कोशिश की मीडिया को, जनता को, तो उनके ऊपर एफआईआर हो गया। देखिए सच जानने, ठीक वैसे ही कि जैसे छात्रावास की हकीकत जानने के लिए राहुल गांधी जाना चाहते थे अंबेडकर छात्रावास, तो उनके ऊपर एफआईआर लाज कर दिया गया। इस सरकार की विफलताओं को जो भी उजागर करेगा, इनकी कमियों को जो भी उजागर करेगा, उसके खिलाफ ये सरकार बर्बर कार्रवाई करने के लिए ही तानाशाही रवैया अपना रही है। ये कितना सिंपल सा सवाल है कि देश की नागरिकता को प्रमाणित करने वाला जो पासपोर्ट बनता है उसके लिए आप आधार देंगे तो वो बन जाएगा। हाँ। लेकिन वोटिंग राइट, कितना उस गरीब आदमी के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है कि जब वोटर बनना होगा तो ना उसका वोटर आईडी काम करेगा, ना उसका राशन कार्ड काम करेगा, ना उसका आधार जी। जबकि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर देश की नागरिकता डिफाइन करने वाला नागरिकता का प्रमाण पासपोर्ट बनता है, जो कि पूरे विश्व में हमारे भारतीय होने का प्रमाण है। तो ये अपने आप में हास्यास्पद है और ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग किसी एजेंडे पे काम कर रहा है जो सत्ताधारी दल और उसके मातृ संगठन आरएसएस का एजेंडा है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो लोग, बिहार की पॉपुलेशन आज के टाइम में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, साउथ में तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा में रहते हैं, और वो हर उस ओकेजन पे दिवाली, होली, छठ, वोटिंग, ये 4 ऐसे ओकेजन हैं जब वो जरूर वापस आते हैं और अपना मैक्सिमम वोट कास्ट करते हैं। आज इस 25 दिन के टाइम फ्रेम में या तो वो रोजी रोटी छोड़ के आ जाएं, सब कुछ छोड़ के वोटर बनने के लिए। तो ये सरकार की चाल है कि किसी तरीके से उन गरीब मजदूरों को, उन गरीबों को वोटर लिस्ट से गायब करो जो अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो बात अभी आपने बताई वो तो बिहार सरकार के सांसद और विधायक भी कह रहे हैं। वो उदाहरण दे रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो गया हुआ है वहाँ काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो काम कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया है कि 6 महीने तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो वो तो मतदाता सूची में उसका नाम तो नहीं आएगा, क्योंकि वो 6 महीने के तक बिहार आ ही नहीं सकता है। यही बात कोई अमेरिका में जाकर के बसा हुआ है। एक सांसद साहब ने बताया कि हमारा बेटा तो अमेरिका में रहता है, वो 1 महीने के भीतर अमेरिका से आ भी जाए, काम छोड़ करके, छुट्टी ले करके और दस्तखत करके और वापस भी चला जाए। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम की जो मंशा इसमें लग रही है, चुनाव आयोग को निष्पक्ष काम करना चाहिए। माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी में कहा था ईडी के लिए
कि देखिए, राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ रहे जी हैं, जी। आप उसमें उपयोग ना हो, वो बात चुनाव आयोग के लिए भी होनी ये चाहिए। हर उस हाँ। संवैधानिक संवैधानिक संस्थाओं के पर लिए लागू होना चाहिए। हाँ, ये बात मैं चुनाव आयोग के लिए भी कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सूट बूट की ये जो भाजपा सरकार है, जिसके मातृ संगठन आरएसएस का यह विचार था कि अमीर आदमी के वोटिंग का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, गरीब आदमी के वोटिंग का वैल्यू कम होना चाहिए, उसके मत का वो वैल्यू ही कम होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए, ये उनकी सोच आज से नहीं, स्थापत्य काल से है। हाँ। उस चीज को आगे किया जा रहा है और इससे क्या है कि मैक्सिमम जो पलायन किए हुए लोग हैं वो या तो गरीब मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, छोटे किसान हैं। उन लोगों के पास बिहार में भाजपा के गठबंधन की लगभग 20 सालों से सरकार है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन गरीबों के पास एक कमरे का मकान तक नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है और उनसे आप ये उम्मीद करते हैं कि उनके पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, उनके पिता का बर्थ सर्टिफिकेट होगा। ये तो भद्दा मजाक है उन गरीबों के साथ और ये सरकार कर रही है, करवा रही है। सरकार ने इसके लिए क्यों नहीं एडवाइजरी जारी की कि ऐसा करना गलत है, जबकि चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि हर वोटर को सहूलियत के साथ वोटर लिस्ट में शामिल करे और उनका वोटिंग प्रतिशत बढ़े, जिसके लिए काम करे। अब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अभी जो 1 मिनट हस्तक्षेप करेंगे, अभी जो आपने बात की इस पर तो बाकायदे उन दस्तावेजों पर सवाल खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद सवाल खड़ा कर दिया। जज खुद कह रहा है कि जो आप दस्तावेज की लिस्ट बनाए उसमें से तो बहुत 1 महीने के अंदर हम ही नहीं दे पाऊंगा जी। अब इससे बड़ी बात और क्या कर सकता मुझे है? ये लगता है कि ये दस्तावेज बनाने के पीछे भी जब बहुत सारे लोग इसमें भागे होंगे, दौड़े होंगे दस्तावेज बनाने के लिए, तो उन गरीबों का बहुत सारा पैसा का अपव्यय भी हुआ होगा। हाँ। उसके नाम पे उगाही भी हुई होगी, भ्रष्टाचार भी बढ़ा होगा। इन हाँ, सब इससे चीजों को इनकार नहीं कैसे किया। नजरअंदाज कर सकता है चुनाव आयोग? अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो क्या गरीबों के उस पक्ष को उसको नहीं देखना चाहिए जिसमें उसके लिए कितनी परेशानियां होनी है? नहीं, इसे सरकार को भी देखना चाहिए कि आप चुनाव आयोग जो व्यवस्था दे रहा है उससे ऐसा तो नहीं है कि सरकार अवगत नहीं है क्या परेशानी है। जब बिहार सरकार के से जुड़े उनके सांसद, उनके विधायक इस तरह की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ये पता है। और जो 11 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, चुनाव आयोग ने जो दिए हैं, उनकी पूर्ति हो और जो जायज मतदाता हैं वो उनका नाम सूची में दर्ज हो, तो वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स उस मतदाता को, उस नागरिक को मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यहीं तक खत्म नहीं होती है कि वो चुनाव करा दे, SIR करा दे। मैं तो ये कहता हूं कि पुनरीक्षण जो है भाई, संशोधन, आप जो लोग मृत हैं उनका नाम काटिए, जो लोग जहां डुप्लीकेसी है उसको काटिए। इससे किसी भी विपक्षी दल या किसी भी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति नहीं है। किसी को कोई आपत्ति नहीं लेकिन जो 3 साल में पहले काम हुआ वो अचानक से 25 दिन में कैसे हो सकता ठीक है, बात। ये सवाल। दूसरी चीज, अगर आपको ये पुनरीक्षा करनी थी तो या तो इस चुनाव के बाद करते या फिर लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इसको कर देते, तो लगभग इतना समय मिल जाता कि आदमी अपना डॉक्यूमेंट जब चाहे देके अपनी चीजों को कर लेता। कम से कम 1.5 साल का मौका मिल जाता हूँ। और ऐसा है कि अगर आप इस प्रेशर में जब काम करते हैं तो बहुत सारे जो लोग वापस ही नहीं, मैं तो अब उन मजदूरों की सोच रहा हूं जो मेरे खेत में रोज धान की रोपाई कर रहे हैं, वो पिछले 1 महीने से यही हैं। जब से ये प्रारंभ हुआ है और जब खत्म हो गया तब भी यही हैं। क्या वो भारत के नागरिक नहीं हैं? उनको भेज नहीं दिया आपने जबरदस्ती? अब दूसरी बात और नहीं, रोजी रोटी छोड़कर कोई नहीं जाएगा। चुनाव आयोग में जो AC कमरों में बैठे अधिकारी हैं या इस सरकार में जो लोग 5 स्टार कल्चर में, मोदी जी अपने लिए 2 प्लेन खरीद लेते हैं 16,000 17,000 करोड़ का, उनको शायद ये पता नहीं है कि 2 जून की रोटी के लिए मजदूर कितनी मेहनत करता है, कहां कहां तक जाता है। मनरेगा का बजट काटने वाले मोदी जी को क्या एहसास है कि जिस मनरेगा का बजट उन्होंने काटा उसी मनरेगा की वजह से बिहार में पलायन रुका था।
कोरोना काल में उसी मनरेगा की वजह से लोगों को अनाज मिल पाया, भोजन मिल पाया। उनको वाकई अगर गरीबों की चिंता होती तो इस पे तुरंत खड़े होते। एक बात और है, नागरिकता ये डिसाइड नहीं करेंगे। और जो आपने बात कही, बहुत तेजी से भाजपाई चर्चा कर रहे हैं, घुसपैठिए। जी। सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया उसमें एक शब्द घुसपैठिया नहीं है। जी। मतलब क्या है? एक तरफ भाजपाई चिल्लाएंगे घुसपैठिया, गोदी मीडिया चिल्लाएगा घुसपैठिया, दूसरी तरफ जब रिटन फॉर्म में एफिडेविट जाएगा उसमें वो शब्द ही गायब होगा। मतलब क्या है कि ये पुनरीक्षा करेंगे, लोगों के वोट को काटेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है, चुनाव आयोग वोट मैक्सिमम कितने इनरोल हों वो उसका दायित्व था, अब वो वोट को काटने में इन्वॉल्व है। और वो वोट किसका कटेगा? गरीबों का कटेगा। और दूसरी चीज, यही तो जब ये भाजपाई कहते हैं, गोदी मीडिया के लोग कहते हैं कि घुसपैठिया, तो पिछले 11 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उस सरकार की घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की कोई कोशिश हुई? क्या घुसपैठिए घुस रहे थे और ये लोग सो रहे थे? 11 वर्षों में इन्होंने क्या किया है? और एक बड़ी बात मैं कहता हूं, जो प्रधानमंत्री 11 वर्षों में अपना एक डिग्री नहीं दिखा पाए, वो 25 दिन में पूरे बिहारियों के सारे पेपर देखना चाहते हैं। शर्म नहीं आती? नहीं, आप घुसपैठियों की बात आपने अच्छा सवाल उठाया है, मुद्दा कि घुसपैठिए सीमा पार करके यहाँ चले आ रहे हैं, अपना नाम वो आधार कार्ड में भी जुड़वा ले रहे हैं, मतदाता सूची में भी जुड़वा ले रहे हैं, और आप सोए हुए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। आपको शायद पता हो कि कल जम्मू में एक फिर विस्फोट हुआ है और उसमें एक शहीद भी हुआ है, सैनिक अग्निवीर। उसके लिए भारत की तरफ से ये दावा किया गया है कि वहां पर घुसपैठ को रोकने के लिए उन्होंने अंडरग्राउंड माइंस बिछाई थी, और टीआरएफ का दावा किया है कि ये जो विस्फोट हुआ है वो हमने किया है। देखिए, सवाल ये उठता है कि अगर आपने माइंस बिछाई है, ठीक बात है, अच्छी चीज है कि बॉर्डर पर आपने जो है वो माइंस बिछा करके घुसपैठ को रोकने का प्रयास किया है, एकदम अच्छी चीज है, करना चाहिए। लेकिन क्या इसका नक्शा, इसकी जानकारी आपके अपने सैनिकों को नहीं होनी चाहिए? उन्हीं को मार डालने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा अलग नजरिए से देखिए, या आपका दावा गलत है, टीआरएफ का दावा सही? नहीं, देखिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज का दावा कर रहे हैं, मैं टेररिस्ट का प्रवक्ता तो नहीं हूं, ना मैं उनका पक्ष बोल रहा हूं, लेकिन सवाल ये है कि जब ये दो तरफ से दो बातें आई हैं, तो ये समझ आ रहा है कि शायद मोदी जी और उनके कैबिनेट के लोग गए होंगे लैंडमाइन बिछाने और सेना को बताना भूल गए होंगे। ये हो सकता है। और सवाल यह है कि जब बात घुसपैठिए की होती है, क्या अमित शाह की जिम्मेदारी, जो गृह मंत्री हैं, इसमें फिक्स नहीं होनी चाहिए कि जो पहलगाम के आतंकी थे, बॉर्डर पार से आए, उनकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होनी चाहिए? आप ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर चिल्लाने लगे और वो आतंकी आज तक पकड़े गए क्या? 22 अप्रैल से आज जुलाई खत्म होने को आ गई और आज तक उनका पता ही नहीं चला, जिसे कि जमीन खा गई या आसमान निकल गया। देखिए, सरकार गैर जवाबदेह है, गरीबों का दमन करने वाली है, जो मूल मुद्दे हैं उससे हिंदू मुस्लिम करके मूल मुद्दों को भटकाने वाली है, और हर मुद्दे पर, हर फ्रंट पर विफल है। इसी वजह से इसने सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना शुरू किया है। गोदी मीडिया इसको बचाना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि हवा बनाया गया है, गोदी मीडिया हवा भरती है गुब्बारे में। सच्चाई है, देश की जनता भी जानती है इस बात को। और बिहार में जैसे सर्वे के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उससे समझ आ गया है कि बिहार में इनका डब्बा गोल होने वाला है, जिसकी वजह से ये एसआईआर का प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है।
चुनाव आयोग, मैं बस इसको कंप्लीट, चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अंदर ही आता है, अंदर नहीं आता। चुनाव आयोग एक स्वायत्तशासी और स्वायत्त शासी संवैधानिक संस्था संस्था है, है। बट जो रिलेट करता है उससे गृह मंत्रालय ही रिलेट करता है। मैंने वो एक चीज मैं अब हमारा समय भी लगभग पूरा हो चुका है, चलते चलते एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। एसआईआर को लेकर के जिस ढंग से वहाँ एसआईआर की प्रक्रिया चलाई गई और अभी तो 1 महीना और चलना है, उम्मीद ये की जा रही है कि लाखों की तादाद में बिहार के नागरिकों का नाम कट जाएगा। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने एक बात कही है कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन इस चुनाव का बहिष्कार करे, और इस बात को कृष्णा अल्लावरू ने भी सीधे सीधे तो नहीं लेकिन इसका खंडन भी नहीं किया है, एक तरह से इसका समर्थन ही किया है। देखिए, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए ऐसा है कि जब क्योंकि ये ऐसा अगर होता है तो हिंदुस्तान के चुनावी राजनीति का ये एक बहुत बड़ा काला धब्बा होगा। देखिए मैं इसको, चूंकि जब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो गरीबों की पॉपुलेशन है, मजदूरों की, पिछड़ों वंचितों की पॉपुलेशन है, आप उसको काट कर सूट बूट वालों को वोटर लिस्ट में बस रखना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में लोकतंत्र कहाँ बचा? ये गंभीर संकट है लोकतंत्र के लिए, गंभीर सवाल है चुनाव आयोग के लिए और देश की केंद्रीय सरकार के लिए भी। और मैं इसको जोड़ता हूं बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जब वहां के सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव बहिष्कार कर गए, तो जो तानाशाह शेख हसीना थी उसने डमी कैंडिडेट खड़े करके चुनाव करा दिए और एक तरफा अपनी जीत का ढोल पीटना शुरू कर दिया। नतीजा आपके सामने है कि कुछ ही महीनों बाद जन समुदाय सड़कों पर उतरा और शेख हसीना को भागना पड़ा। स्थिति वही जा रही है जो देश में तानाशाही सरकार चल रही है, गैर जवाबदेह सरकार चल रही है, गरीबों का हक लूट रही है, आरक्षण की सेधमारी कर रही है, वोट काटने में लगी है, वोटबंदी कर रही है। उसके खिलाफ अब जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ कि मैक्सिमम माइग्रेटेड पॉपुलेशन जो गरीबों की है, मजदूरों, किसानों की है, वंचितों की, पिछड़ों की, दलितों की है, अगर उनका वोट कटा तो जनमानस सड़कों पर उतरेगा। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो तेजस्वी जी कह रहे हैं, कृष्णा अल्लावरू जी कह रहे हैं, वो चीजें आपके सामने हों। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आपने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा की। और अब मैं जो लब्बो लिबाब पूरे देश का माहौल देखने के बाद, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद जो स्थिति बन रही है, वैभव जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण बांग्लादेश का प्रस्तुत किया हम सबके सामने। और अगर ऐसा होता है तो अभी मैंने कहा, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। और ये संविधान, भारतीय संविधान पर गहरा आघात भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे अगले किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। वीडियो पूरा देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने राय से, अपने विचारों से अवगत जरूर कराएं। और संभव हो तो चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।